हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो देखिएगा, आज से अपन बीएससी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके पास यूट्यूब पे फिजिक्स की अपन बीएससी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी। ऑलवेज आपके पास क्लास आएगी, ठीक है। और किस हिसाब से आपके पास पेपर पैटर्न रहता है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्लास रेगुलर अपन यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सिलेबस अपने पास जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास सिलेबस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं और आपके लिए ये जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे बहुत आपके पास महत्वपूर्ण साबित हो और अच्छे से आप एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है। तो जो बीएससी की क्लासें हैं वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके पास हिंदी मीडियम में रहेगी, हिंदी मीडियम में, ठीक है। हिंदी माध्यम में, हिंदी माध्यम में ये क्लासें रहेंगी सारी, जो कि राजस्थान में हिंदी माध्यम में चलती हैं सारी क्लासें ऑलमोस्ट। तो ये आपके पास हिंदी माध्यम में ही क्लासें रहेंगी, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से पेपर्स हैं। सबसे पहले देखिएगा कौन कौन से इसमें पेपर है। तो देखिए, पेपर फर्स्ट, ये मैं जो पैटर्न ले रहा हूँ, ये आपके पास MGSU बीकानेर का पैटर्न है। ये आपके पास MGSU बीकानेर का पैटर्न में ले रहा हूँ, ठीक है। MGSU बीकानेर का पैटर्न ले रहा हूँ और उस पर आपके पास मतलब ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी का पैटर्न लगभग सेम है, परंतु मैं MGSU बीकानेर का पैटर्न ले रहा हूँ। तो आपके पास पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड, ठीक है, और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट है वो होता है आपके पास दोलन व यांत्रिकी, दोलन व यांत्रिकी। दूसरा पेपर होता है गणितीय पृष्ठभूमि, गणितीय पृष्ठभूमि, ठीक है। और आपके पास लास्ट पेपर होता है, या आपके पास होता है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, धारा चुंबकत्व, धारा व धारा चुंबकत्व, तथा चुंबकीय, तथा चुंबकीय। ये आपके पास पेपर रहते हैं। तीनों पेपर आपके पास रहता है। पहला पेपर दोलन व यांत्रिकी, दूसरा पेपर गणितीय पृष्ठभूमि, तीसरा पेपर स्थिर वैद्युतिकी, धारा व धारा चुंबकत्व तथा चुंबकीय, ठीक है। तो अपन जो पेपर का पैटर्न है वो एक बार समझ लीजिएगा, मैक्सिमम मार्क्स वगैरह क्या रहता है, ठीक है। तो जो पहला पेपर है वो आपके पास जो MGSU बीकानेर है, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी, RU, कोटा, सीकर, जो भी जहाँ भी आपके पास, सीकर में आपके पास शेखावटी यूनिवर्सिटी, कोटा में आपके पास कोटा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, सब में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहता है। उसके अकॉर्डिंग ही अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले आपके पास दोलन व यांत्रिकी की, ये आपके पास 45 मार्क्स का रहता है, ये आपके पास 45 मार्क्स का, और ये आपके पास 45 मार्क्स का, ठीक है। ये आपके पास पेपर्स रहते हैं 45 मार्क्स, 45 मार्क्स, 45 मार्क्स, ठीक है। और आपके पास जो प्रैक्टिकल होता है, जिसे अपन पेपर फोर्थ बोलते हैं, प्रयोग जिसमें होता है, वो आपके पास कितने मार्क्स का होता है, वो आपके पास होता है 65 मार्क्स। और टोटल मार्क्स आपके पास कितना होता है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स आपके पास 200 का पेपर होता है, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके पास क्या होता है, 200 का पेपर होता है, जिसमें आपके पास दोलन व यांत्रिकी फर्स्ट पेपर होता है, गणितीय पृष्ठभूमि 45, तीसरा सेकंड पेपर स्थिर वैद्युतिकी, धारा व धारा चुंबकत्व तथा चुंबकीय 45 का। तो ये आपके पास टोटल पेपर्स रहते हैं। तो अपन तीसरा पेपर पहले स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, स्थिर वैद्युतिकी, धारा व धारा चुंबकत्व, ठीक है। तो डाल लीजिएगा कंप्लीट। अपन ये आपके पास रिकॉर्डेड क्लासें रहेंगी
और बीएससी की आने वाली क्लासें, आगे बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फाइनल की और एमएससी की क्लासेस, वो आपको बता दिया जाएगा कैसे यूट्यूब पे आपके पास क्लासेस आएंगी। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। उनके जो शेड्यूल है वो आपको मैं बता दूंगा, यूट्यूब पे आके एक अलग से वीडियो बता दूंगा कि उनका शेड्यूल किस तरीके से रहेगा, उनके शेड्यूल के बारे में मैं थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। तो आपके पास है स्थिर वैद्युतिकी, ये डालिएगा हेडिंग अपन, स्थिर वैद्युतिकी, धारा चुंबकत्व व चुंबकीय, ये आप हेडिंग डालिएगा। तो इसमें पढ़ते हैं अपन कैसे। ठीक है, तो देखिए पेपर थर्ड अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे, पेपर थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। पेपर थर्ड मैं लिख देता हूँ क्या है, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, धारा चुंबकत्व, धारा चुंबकत्व व चुंबकीय, ठीक है। 45 मार्क्स है इसका, ठीक है। और इसके लिए जो पेपर है आपके पास, ये CBS वाली बुक है, ये आप परचेज कर लीजिएगा, भौतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, धारा चुंबकत्व, चुंबकीय, ठीक है। ये प्रोफेसर MP सक्सेना की CBS की बुक है, वो परचेज कर लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये पेपर बेसिकली अगर इंग्लिश में बोलें तो एक वर्ड में तीनों पेपर को कंबाइंड करें, स्थिर वैद्युतिकी, धारा चुंबकत्व, इसको एक ही में डिवाइड करें तो इलेक्ट्रो डायनामिक्स, ठीक है। ये पूरा पेपर इलेक्ट्रो डायनामिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये पूरा पेपर आपके पास इलेक्ट्रो डायनामिक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रो डायनामिक्स क्या होता है, उससे रिलेटेड है। मतलब आपके पास दो तरह की बात होगी आपके पास इसमें। आवेश आपके पास क्या होगा, स्थिर होगा, आवेश आपके पास क्या होगा, स्थिर होगा, उसकी बात होगी, ठीक है। और आवेश आपके पास गतिशील अवस्था में होगा, आवेश गतिमान होगा, उसकी बात होगी। दो की बात होगी, आवेश स्थिर अवस्था में होगा, आवेश गतिमान अवस्था में होगा, उसकी अपन बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आवेश क्या होता है उसमें अपन बात करेंगे, आवेश की चर्चा करेंगे कि आवेश आपके पास क्या होता है। परंतु इसमें आवेश स्थिर होगा और आवेश गतिमान होगा, यानी इसमें भी दो तरीके की बात करेंगे। स्थिर गति से, स्थिर वेग से गतिमान होगा, स्थिर वेग से गतिमान होगा आवेश, ठीक है, समझ रहे हो। स्थिर वेग से गतिमान होगा आवेश। दूसरा आपके पास परिवर्ती वेग से गतिमान होगा आवेश, परिवर्ती वेग से गतिमान होगा आवेश। दो की चर्चा करेंगे इसमें, स्थिर वेग से आपके पास गतिमान होगा आवेश और दूसरा आपके पास परिवर्ती वेग से गतिमान होगा आवेश, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो आवेश जब स्थिर अवस्था में हो या स्थिर अवस्था में रहे तो उस समय अपन किसकी बात करेंगे, उस समय अपन बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी की, उसमें बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी की, स्थिर वैद्युतिकी की बात करेंगे, ठीक है। और आपके पास आवेश अगर कोई भी स्थिर वेग से गतिमान हो, स्थिर वेग से मतलब कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल है स्थिर वेग से गतिमान हो रहा है, तो उस समय अपन बात करेंगे चुंबकीय की। धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसमें इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे, धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे। इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे, धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगर आपके पास स्थिर आवेश से गतिमान है तो वो क्या बनाएगा, वो आपके पास बनाएगा धारा बनाएगा, एक आपके पास धारा बनाएगा। मतलब आपके पास कोई भी आवेश स्थिर वेग से गतिमान है, स्थिर वेग मतलब v वेलोसिटी से गतिमान है, तो वो आपके पास क्या बनाएगा, एक धारा जनरेट करेगा, एक करंट जनरेट करेगा। वो आपके पास करंट जनरेट करेगा तो अपन बात करेंगे उसकी
धारा के चुंबकीय प्रभाव में उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास परिवर्ती वेग से आगे आपके पास कोई भी आवेश गतिमान हो। परिवर्ती वेग मतलब उसका वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, उसका वेग क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें अपन बात करेंगे, इस चैप्टर में बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की। इस चैप्टर में बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो आपके पास क्या होती हैं, जिनका वेग आपके पास क्या होता है, परिवर्ती होता है, समय के साथ उसका वेग चेंज होता है। यानी ये आपके पास क्या होती हैं, ये टाइम पे डिपेंडेंट होता है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट होता है और मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट होता है वो टाइम पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, इसको विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, समय पर निर्भर करते हैं। ये दोनों किस पे निर्भर करते हैं, इसमें समय पर निर्भर करते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं। स्थिर वेग में अगर गतिमान हो आवेश तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र दोनों प्रोड्यूस होते हैं, दोनों प्रोड्यूस होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं, परंतु समय पर निर्भर नहीं करते हैं। और इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये लिख दीजिएगा, समय पर निर्भर नहीं करते, समय पर निर्भर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, समय पर निर्भर नहीं करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो समय पर निर्भर नहीं करता है। तो ऐसे अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा अपन कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन यही है कि आपके पास जब आवेश स्थिर हो तो वो स्थिर वैद्युतिकी बनाता है और वो आपके पास क्या है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र बनाता है। कोई भी आवेश है वो विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, वो आवेश आपके पास क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा। और आवेश आपके पास गतिमान हो तो वो आपके पास एक स्थिर वेग से गतिमान हो सकता है, एक परिवर्ती वेग से। स्थिर वेग से समय के साथ उसका वेग परिवर्तित ना हो उसको क्या बोलेंगे, स्थिर वेग बोलेंगे। परिवर्ती वेग किसे बोलेंगे, जिसका समय के साथ क्या हो, वेग परिवर्तित हो। जिसका क्या हो, समय के साथ आपका वेग परिवर्तित हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, परिवर्ती वेग। ठीक है, इसमें आपके पास क्या बनता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे बनती हैं। इसमें क्या बनता है आपके पास बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे बनती हैं। इसमें आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंगे बनती हैं। और जो आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंगे दो पार्ट से मिलकर बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे आपके पास दो पार्ट से बनी होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपके पास बनी होती है। और के इसमें बताते हैं कि आपके पास क्या होता है, प्रोपोगेशन वेक्टर यानी तरंग संचरण गुणांक, तरंग संचरण सदिश, तीनों एक दूसरे के, अपन इसमें बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग में, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब तीनों क्वांटिटी ई वेक्टर, बी वेक्टर, के वेक्टर, तीनों आपके पास क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं उस वजह से अपन बात करेंगे कि इसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनते हैं। और कोई भी कंडक्टर में से, अगर कोई भी कंडक्टर में से परिवर्ती वेग जा रहा है, परिवर्ती वेग से कोई भी आवेश जा रहा है, यानी परिवर्ती वेग से कोई आवेश जा रहा है जिसका वेग चेंज हो रहा है, तो परिवर्ती वेग को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। परिवर्ती वेग से अगर आपके पास आवेश जा रहा है तो आपके पास उसको क्या बोलेंगे, परिवर्ती वेग को उसको त्वरण बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, त्वरण से जा रहा है तो वो उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस कर देगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर ऐसे जा रहा है तो उसमें कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस कर देगा, हीट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर, मैंने बोला कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर बी वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर ई वेक्टर, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसा कुछ अपन ने 12th में डायग्राम पढ़ा था, ऐसा कुछ 12th में डायग्राम पढ़ा था कि एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसा कुछ अपन ने डायग्राम पढ़ा था, समझ गए। तो ये क्या होंगे कि यहाँ पर कंडक्टर में हीट बनाएंगे, हीट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, हीट को बनाएंगे। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि आपके पास परिवर्ती वेग हो तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है। और आपके पास स्थिर वेग से हो तो इस कोई भी चार्ज पार्टिकल कोई भी वायर में स्थिर वेग से चल रहा है तो उसके अराउंड आपके पास चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अराउंड आपके पास चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई भी वायर है और इसमें चुंबक के छोटे छोटे पार्टिकल्स में
यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स अपन रखते हैं तो क्या होगा, टेंथ में 11 12th में प्रैक्टिकल करते थे, ठीक है। तो इसके अराउंड क्या होता था, एक सर्किल बन जाता था, इसके अराउंड क्या बन जाता, एक सर्किल बन जाता था। मतलब इसके अराउंड क्या बनाएगा, ये चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अराउंड अगर चुंबक के थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स तोड़कर इसके अराउंड रख दें तो वो बिखर जाएंगे, एक सर्किल में बिखर जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या देखने को मिलेगा, चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ आपके पास क्या देखने को मिलेगा, चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स लिख लो पेपर और ये नोट कर लो, उतना नोट नहीं करना है, ठीक है। ये नोट नहीं करना है, ये आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। इतना नोट कर लो, ये लिख लेना, समय पर निर्भर नहीं करता है, ये लिख लेना समय पर निर्भर करता है, ठीक है। अब जो यूनिट हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, कौन कौन सी यूनिट आपके सिलेबस में हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर पहली यूनिट से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो इतना। फिर देखो मैं यूनिट लिख देता हूँ, कौन कौन सी आपके पास चैप्टर में यूनिट रहती हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या क्या यूनिट है आपके पास। ये पूरा सिलेबस है, इसका सिलेबस का जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा इसका, ठीक है। पीडीएफ बना के इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। तो देखो पहली यूनिट क्या कहती है, पहली यूनिट इसमें देखिएगा, यूनिट फर्स्ट। देखिए यूनिट फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंग्लिश में बोलें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी यूनिट है आपके पास यूनिट 2। सेकंड यूनिट है आपके पास देखिएगा, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, बहुत छोटी यूनिट है ये, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, इन मैटर, ठीक है। तीसरी यूनिट देखिएगा, यूनिट थर्ड, ठीक है। तीसरी यूनिट है आपके पास धारा का क्षणिक व प्रत्यावर्ती व्यवहार, धारा का क्षणिक व प्रत्यावर्ती व्यवहार, यानी आपके पास क्या हो गया, ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ अल्टरनेट रेस्पॉन्स ऑफ करंट, ट्रांजिएंट एंड TRANS ट्रांजिएंट एंड अल्टरनेटिंग बिहेवियर रेस्पॉन्स ऑफ करंट, ठीक है। यूनिट 4, यूनिट 4 क्या है आपके पास, चुंबकीय मैग्नेटिज्म, चुंबकीय मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक्स, ठीक है। और लास्ट यूनिट है आपके पास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण। लास्ट यूनिट है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण, लिख लिया होगा इतना।
ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण, यूनिट 5। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपके पास 500 यूनिट हैं। तो देखिए इसमें आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगी, ठीक है। पदार्थ में क्षणिक प्रभाव, पदार्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की बात की जाती है पदार्थ में कैसी होगी, और एसी और डीसी धारा का आपके पास एसी और डीसी व्यवहार को देखा जाता है। एसी करंट कैसा होता है, डीसी करंट कैसा होता है, एलसीआर सर्किट वगैरह इसमें पढ़ते हैं। एलसीआर तीनों सर्किट अपन पढ़ते हैं। एलसीआर प्रेरकत्व, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, तीनों सर्किट इसमें पढ़ते हैं। चुंबकीय की मैंने बताया कि करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास, वायर के आसपास करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलता है, आवेशित कण देखने को मिलता है। ये आपके पास 500 यूनिट हैं, लिख लीजिए। पहली यूनिट आप डाल दीजिएगा, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली यूनिट डालिएगा, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युतिकी डाल दीजिएगा, इसको अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले आवेश क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। आवेश, इसमें पढ़ते हैं अपन, आवेश के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर है, आवेश स्थिर हो तो क्या बनाता है आपके पास, आवेश अगर स्थिर हो तो इसको ब्रैकेट में डाल के लिख दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ये क्या बनाएगा आपके पास, विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अगर आवेश आपके पास स्थिर हो तो क्या बनाता है आपके पास, विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो आवेश लिख दीजिएगा। आवेश क्या होता है, आवेश क्या है, हेडिंग डालिएगा, आवेश क्या है। देखो आवेश क्या है, आवेश क्या होती है, कोई भी पार्टिकल होता है, कोई पार्टिकल की या द्रव्य की आंतरिक गुणधर्म है। यह है, लिख दीजिएगा हेडिंग डाल के, यह द्रव्य का आंतरिक गुणधर्म है, आंतरिक गुणधर्म है, जिसकी वजह से जिसके कारण, ऐसा लिखो, जिसके कारण, वजह ठीक नहीं है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है या महसूस किया जाता है, ठीक है। आपके पास क्या है, मैं बोला हूँ कि ये द्रव्य की आंतरिक गुणधर्म है। ये आपके पास क्या है, द्रव्य का आंतरिक गुणधर्म है।
तो आंतरिक गुणधर्म है जिसके कारण आपके पास पार्टिकल क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है या चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। कोई भी द्रव्य ले लो, आपके पास कोई भी मास है, मासिव बॉडी है, ये मास m जिसका है, कोई भी मासिव बॉडी है जिसका मास m है आपके पास, कोई भी मासिव बॉडी है जिसका मास आपके पास क्या है, m है, वो कोई भी आपके पास बॉडी है, कोई भी धरती का कुछ ना कुछ आयतन ऑक्यूपाई करेगी या आयतन घेरेगी, कोई भी आयतन घेरेगी या आपके पास आयतन को क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी। वो वस्तु आपके पास आयतन घेरेगी या आयतन को ऑक्यूपाई करेगी, आयतन को आपके पास घेरेगी। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास वो वस्तु आयतन घेरती है या जैसे आपके पास वो वस्तु आयतन बनाती है, आयतन घेरती है, तो अपन बात करेंगे कि वो आपके पास द्रव्य है, मटेरियल है, उसकी वो क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो आयतन घेरने का मतलब वो द्रव्यमान, वो बॉडी का द्रव्यमान क्या है, आंतरिक गुणधर्म को रिप्रेजेंट करता है। वो द्रव्यमान किसको रिप्रेजेंट करता है, आंतरिक गुणधर्म को रिप्रेजेंट करता है। यानी द्रव्य का आंतरिक गुणधर्म है जिसके कारण आपके पास विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यानी आवेश क्या होता है कि आवेश की वजह से आपके पास विद्युत क्षेत्र बनता है या चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ये आवेश की एक प्रॉपर्टी है कि आवेश क्या बनाता है, आपके पास विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। अगर आपके पास, मैंने बोला कि आवेश अगर स्थिर है तो वो आपके पास क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बना देगा। अगर आपके पास आवेश गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र बना देगा। वायर के आसपास क्या बना देगा, चुंबकीय क्षेत्र को प्रोड्यूस कर देगा। तो ये आपके पास आवेश अगर स्थिर है तो चुंबकीय क्षेत्र गतिमान है तो आपके पास क्या बना देगा, चुंबकीय क्षेत्र बना देगा। और आपके पास अगर आवेश स्थिर है तो आपके पास क्या बना देगा, विद्युत क्षेत्र को बना देगा। ठीक है, तो ये आपके पास लिख लीजिएगा, पूरी लैंग्वेज लिख दीजिएगा। तो अब अपन बात करते हैं आवेश के गुणधर्म की, आवेश के गुणधर्म की बात करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। ठीक है, तो पहला गुणधर्म लिखिएगा, इसकी जो एसआई यूनिट है आवेश की, एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम से ली जाती है, कूलाम से ली जाती है। एसआई यूनिट कूलाम से ली जाती है। सीजीएस यूनिट कैसे लेते हैं, सीजीएस यूनिट अपन लेते हैं स्टेट कूलाम से, स्टेट कूलाम से। तो स्टेट कूलाम और इसमें क्या मतलब फ़र्क होता है, 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक है, ये रिलेशन होता है। पहला लिखिएगा। दूसरा लिखिएगा विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा विशेष आवेश, विशेष आवेश। तो विशेष आवेश क्या होता है, Q/m, मतलब कोई भी आवेश है उसमें द्रव्यमान का भाग लगा दें तो वो क्या हो जाता है, आपके पास विशेष आवेश हो जाता है। तो विशेष आवेश देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशेष आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशेष आवेश, विशेष आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का विशेष आवेश क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 10⁻⁻, कूलाम, मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg/कूलाम kg। तो इसकी यूनिट क्या होती है, विशेष आवेश की इकाई। तो विशेष आवेश की इकाई, विशेष आवेश की इकाई, विशेष आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम/kg। ठीक है, नोट कर लीजिए। विशेष आवेश को सिर्फ इतना ही समझना है, Q/m, मतलब चार्ज अपॉन आवेश को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक विशेष आवेश से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक विशेष आवेश से आपको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग, हेडिंग डालिएगा आप, आवेश को एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है।
आवेश को एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। कोई भी आवेश को एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी डालिएगा, मैं इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर रहा हूँ। देखो, एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर रहा हूँ यहाँ से, इस बॉडी से दूसरी बॉडी में मैं एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर रहा हूँ। तो देखिएगा कैसे स्थानांतरित करता हूँ। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आपके पास, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये आपके पास मास होता है। तो इस बॉडी मान लूँ मैं ए बॉडी मान लेता हूँ, इसको मैं बी नंबर बॉडी मान लेता हूँ। तो बी नंबर बॉडी में से आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो बी नंबर इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि मान लो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इसकी सरफेस पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। 4 इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज को एक्सप्लेन करें तो इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जा सकता है, बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि बाह्यतम कक्षा से अपन इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर नाभिक के नज़दीक होगा कोई भी पार्टिकल, आपके पास नाभिक के नज़दीक होगा, कोई भी निकालना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर फोर्स का जो इफ़ेक्ट है वो लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। और बाह्यतम कक्ष से यहाँ से अपन 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, धनात्मक आवेश, ठीक है। और ऋणात्मक आवेश को समझें तो 4 इलेक्ट्रॉन को कोई भी सेल में डाल दिया जाए, 4 इलेक्ट्रॉन को कोई भी सेल में डाल दिया जाए। जैसे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिए और इसमें डाल दिए, 4 इलेक्ट्रॉन इन सेल में दे दिए। और कैसे, बाह्यतम कक्ष में ही 4 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक आवेश, ठीक है, ऋणात्मक आवेश बोलेंगे। और आपके पास ऋणात्मक आवेश बोलेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और जब आपके पास न तो इलेक्ट्रॉन डालते हैं ना निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उदासीन आवेश। मतलब जिसमें आपके पास प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे अपन, उस कंडीशन में बोलते हैं कि वो उदासीन आवेश है। वो कौन सा आवेश है, उदासीन आवेश है, ठीक है, उदासीन आवेश है। और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। ऋणात्मक आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और धनात्मक आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी को अपन किससे बताते हैं, धनात्मक आवेश से बताते हैं। ऋणात्मक आवेश को किससे बताते हैं, ऋणात्मक आवेश को बताते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता में। इलेक्ट्रॉन की अधिकता में ऋणात्मक आवेश को बताते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ऋणात्मक आवेश। और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए तो उस केस में क्या बताएंगे, उदासीन आवेश को बताएंगे। किसको बताएंगे, उदासीन आवेश को बताएंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, उदासीन आवेश का चक्कर हो गया, ये ऋणात्मक आवेश का चक्कर हो, ये धनात्मक आवेश का चक्कर हो गया। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक अगर अपन इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करते हैं, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में, इसका मास Ma ले लेता हूँ, इसका मास मैं Mb ले लेता हूँ। तो Ma की कमी हो जाती है किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। और दूसरा आपके पास क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन Mb डैश में ज़्यादा आ जाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, Mb के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपके पास मासेज में मैंने बोला कि पहला मास, पहले इसमें मास की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में, ट्रांसफ़र के बाद में, बिफोर ट्रांसफ़र लिखेंगे इसको। बिफोर, अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बिफोर ट्रांसफ़र लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, आफ्टर ट्रांसफ़र, आफ्टर ट्रांसफ़र, इसको आफ्टर ट्रांसफ़र से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को बताएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की अधिकता को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो मास क्या हो जाएगा ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की कमी तो मास क्या हो जाएगा कम। ठीक है, नोट कर लो, ये मत करना नोट। ठीक है, ठीक है। आवेश, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डालिएगा 4 नंबर, आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है, हेडिंग डालिएगा आवेश आपके पास क्वांटीकृत होता है। तो क्वांटीकृत को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q बराबर प्लस माइनस NE, इससे क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास क्या होता है, कुल आवेश, कुल आवेश जो आपके पास n लिया जाता है वो पूर्णांक के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है न्यूनतम आवेश, ये आपके पास न्यूनतम आवेश। ठीक है, ये आपके पास इंटीजर तौर पे रहेगा, n की वैल्यू क्या रहेगी ऑलवेज +-1 +-2 +-3 +-4, ये आपके पास इंटीजर के तौर पे ही रहेगी, ये आपके पास क्या रहेगी ऑलवेज इंटीजर के तौर पे ही रहेगी। ठीक है, अगर आपके पास एक लाइन नीचे लिखेगा परंतु क्वार्क मॉडल के अकॉर्डिंग, परंतु क्वार्क मॉडल के अनुसार, क्वार्क मॉडल के अनुसार, मॉडल के अनुसार क्वार्क कण, क्वार्क मॉडल के अनुसार क्वार्क कण पर आवेश, क्वार्क कण पर आवेश अप क्वार्क व डाउन क्वार्क, दो आवेश होते हैं, इसको क्या लिखते हैं -2/3 और इसको क्या लिखते हैं +1/3 से लिया जाता है, से लिया जाता है। क्वार्क मॉडल के अनुसार क्वार्क कण पर आवेश अप व डाउन, इसको हिंदी में भी अप लिखेंगे, इसको डाउन लिखेंगे। ठीक है, इसको डाउन लिखेंगे। तो आपके पास अप क्वार्क और डाउन क्वार्क इससे लिया जाता है जो कि क्वांटीकृत नियम को, क्वांटीकृत नियम की पालना नहीं करता है, जो कि क्वांटीकृत नियम की पालना नहीं करता है, क्वांटीकृत नियम की पालना नहीं करता है, परंतु इनको संयोजित करने पर, कंबाइंड करने पर, संयोजित करने पर, और नीचे लिख सकते हो कंबाइंड, ब्रैकेट में कंबाइंड, कॉम्बिनेशन या कंबाइंड, कंबाइंडेट, कंबाइंडेट करने पर, संयोजित करने पर, संयोजित करने पर, संयोजित करने पर, संयोजित करने पर ये क्वांटीकृत नियम की पालना करते हैं, ये क्वांटीकृत नियम की पालना करते हैं संयोजित करने पर। ठीक है, देखो संयोजित कैसे करते हैं इनको। ठीक है, संयोजित कैसे करते हैं और क्वांटीकृत नियम की पालना करते हैं, संयोजित करने पर क्वांटीकृत नियम की पालना करते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखो संयोजित कैसे करते हैं। संयोजित मतलब ये आपके पास Q की वैल्यू क्या है +2/3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास E की वैल्यू क्या होगी 2/3 होगी। तो ये आपके पास फ्रैक्शनल नंबर है, कोई ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4 ये पूर्णांक नहीं है, ये आपके पास क्या है फ्रैक्शनल नंबर है। तो फ्रैक्शनल नंबर है तो उसको संयोजित करते हैं, तो संयोजित करेंगे तो देखो ये Q की वैल्यू है जो कि आपके पास अप क्वार्क की वैल्यू है, डाउन की कितनी है -1/3 इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात समझना कि जो आपके पास जो न्यूक्लियस में नाभिक में होता है, नाभिक में आपके पास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये डायग्राम बनाओ पहले नीचे, ठीक है, न्यूट्रॉन ये डायग्राम बनाओ, ZE से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो ये आपके पास किससे मिलके बने होते हैं, अप व डाउन क्वार्क से मिलके बने होते हैं,
अप व डाउन क्वार्क से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अप व डाउन क्वार्क से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अप व डाउन क्वार्क से मिलके बने होते हैं। ये आपके पास 2/3 और डाउन क्वार्क होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको कंबाइंड करते हैं, अप व डाउन को कंबाइंड कर दें तो क्या बन जाए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन बन जाए। तो लिखेंगे नीचे प्रोटॉन बनाने की प्रक्रिया, प्रोटॉन बनाने की प्रक्रिया, बनाने की क्रिया, प्रोटॉन बनाने की क्रिया। तो प्रोटॉन कैसे बनाएंगे, इसको दो बार यूज लेंगे, यू डी। तो यू को क्या लिख सकते हैं, 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास 1/3 इलेक्ट्रॉन। इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस ई इलेक्ट्रॉन। इसी पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है प्रोटॉन पे। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोटॉन बनने की क्रिया हो गई। अब न्यूट्रॉन बनने की क्रिया देखेंगे, न्यूट्रॉन बनने की क्रिया। तो न्यूट्रॉन बनने की क्रिया होगी, क्या होगी, DDU। डी का मतलब डी का मतलब -1/3 इलेक्ट्रॉन, ये -1/3 इलेक्ट्रॉन और ये आपके पास +2/3 इलेक्ट्रॉन, यानी ये आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन, यानी इस पर कितना चार्ज हो गया, यहाँ पे 0 चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, न्यूट्रॉन बनने की प्रक्रिया, और ये आपके पास क्या हो गई, प्रोटॉन बनने की प्रक्रिया। तो ये आपके पास प्रोटॉन इस तरीके से बनता है, कंबाइंड कर देते हैं, और ये आपके पास क्या करेंगे, न्यूट्रॉन बनने की प्रक्रिया और प्रोटॉन बनने की प्रक्रिया क्या होती है, ये आपके पास Q बराबर ±Ne इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, Q बराबर ± इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। तो नीचे लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन बनने की प्रक्रिया व प्रोटॉन बनने की प्रक्रिया आपके पास Q बराबर ±Ne के नियम की पालना करता है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इतना आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे कूलॉम्स लॉ पे डिस्कशन करेंगे, और ऐसे ही अपन अपनी क्लास फॉरवर्ड आगे चलाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी अपन पढ़ेंगे। तो ऐसे वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।